हेलो बच्चों। देखिए, आज तक जो है हमने कई प्रकार की थ्योरीज पढ़ी हैं। आपने देखा कि हम बॉन्डिंग को ही एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ रहे हैं, जितने प्रकार की भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब हमने जो है पहले बॉन्डिंग पढ़ी, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, ठीक। फिर उसके बाद हमने सिग्मा बॉन्ड पढ़ लिया, पाई बॉन्ड पढ़ लिया, है ना। इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि किसी भी अणु को, जो भी अणु बन रहा है, यौगिक बन रहा है, तो वो यौगिक किस प्रकार से बन रहा है, उसके पीछे की क्या कहानी है, हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो उसको समझने के लिए हमने अभी तक जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली, हमने संकरण के सिद्धांत को पढ़ा कि कैसे अणु बन रहा है, VSEPR थ्योरी हमने पढ़ी, है ना। इसके अलावा हमने लिविस का सिद्धांत पढ़ा कि लिविस क्या कहता है, संरचना कैसे बनती है। अच्छा, फॉर्मल सिद्धांत आप लोगों ने देखा कि फॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम कैसे किसी अणु की संरचना को बनाते हैं, कौन सी संरचना उसकी सही होती है, जो ज्यादा स्टेबल संरचना होती है, आवेश हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। और अब इसके बाद में एक सिद्धांत और आता है, जो इस वाला, ये जो हमारा चैप्टर है रासायनिक आबंधन वाला, तो उसका एक लास्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहेंगे तो आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक। तो ये जितने हमने सिद्धांत पढ़े पुराने, उन सब में हमने यही चीजें हम देख रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि हम कि किसी अणु की संरचना, कोई अणु कैसे बन रहा है, उसकी संरचना कैसी है, ठीक, और उसके क्या गुण हैं संरचना बनने के बाद, इन सब चीजों को ही एक्सप्लेन करने के लिए हम सारे सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में ये अगला जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इसमें थोड़ी सी हम बात करते हैं। पॉइंट्स ये जो लिखे हैं, इसका कारण क्या है कि जब हम इसको बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा समय कम इसमें थोड़ा सा बच जाए, इसलिए ये पहले से मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें निकाल के लिखे हुए हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे और कुछ इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट इसका हमने ये लिखा है कि ये जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको दिया गया था 1932 में। दो वैज्ञानिक हैं, F हुंड करके, और दूसरे हैं RS मुलिकन। RS मुलिकन और F हुंड के द्वारा इस थ्योरी को 1932 में दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं इसमें, इस थ्योरी में ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से जब हम किसी परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणविक कक्षक में होता है। किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को जब हम देखते हैं तो वो परमाणविक कक्षक में होता है। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि जब अणु बन जाता है तो अणु बनने में उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है अणु का, वो किस में चला जाता है, वो आणविक कक्षक में चला जाता है ना। इसको आणविक कक्षक सिद्धांत इसीलिए कहा गया कि जैसे परमाणु में परमाणविक कक्षक होता है, तो अणु बनने पर क्या हो जाता है, वो उसका आणविक कक्षक बन जाता है, तो आणविक कक्षक में वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। इसीलिए आणविक कक्षक सिद्धांत कहा गया है ना। यहाँ पर एक आणविक कक्षक की कल्पना की गई है। दूसरा ये क्या कहता है कि आणविक कक्षक का निर्माण, जो आणविक कक्षक बनेंगे वो समान प्रकार के परमाणविक कक्षक से ही बनेंगे। अब हम आगे डायग्राम उसका देखेंगे कि कैसे आणविक कक्षक बनते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे माना अगर हमने 1s अगर परमाणविक कक्षक लिया है ना, एक माना हमने 1s लिया, तो 1s लेने में क्या होगा, जैसे हमने ये 1s लिया, ठीक, तो 1s से क्या होना चाहिए, एक हमने 1s लिया, तो जब हम इसका परमाणु, इसका आणविक कक्षक बनाएंगे तो वो आणविक कक्षक भी ऐसा ही कुछ बनना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे बाद में, हमने अभी सिग्मा 1s लिख दिया, तो परमाणविक कक्षक से ही क्या होगा, वैसा ही आणविक कक्षक भी बनना चाहिए, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है कि जैसा आपका परमाणविक कक्षक होगा उसी प्रकार का जो है वो आणविक कक्षक भी बनना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट कहता है कि परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन, जो परमाणविक कक्षक है तो परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, वो एक ही नाभिक के प्रभाव में रहेगा। जो भी परमाणु है, जैसे माना हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है वो उसी के प्रभाव में रहेगा। नाभिक से प्रभाव का क्या मतलब है, आप लोग जानते हैं, जैसे हमने आवर्त सारणी में बहुत सारे गुणों को पढ़ा था ना। तो आवर्त सारणी में जैसे परमाणु त्रिज्या है ना, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इसका हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये कैसे घटते हैं, कैसे बढ़ते हैं, तो हमने उसमें ये देखा कि नाभिक से क्या लगता है, फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स पर, है ना। नाभिक से जितनी दूरी बढ़ती रहे, डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो फोर्स कम हो जाता है। तो नाभिक के प्रभाव का मतलब यही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन होगा परमाणविक कक्षक में, तो उसमें क्या होगा, उसी नाभिक का प्रभाव रहेगा,
समझ रहे हैं आप। लेकिन आणविक कक्षक जब बन जाएगा तो आणविक कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें फिर दो नाभिकों का प्रभाव रहेगा, है ना, क्योंकि दो परमाणु से मिलकर के ही क्या बनेगा, अणु बनेगा। तो वो दोनों परमाणुओं का जो नाभिक होगा, उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों का उन इलेक्ट्रॉन्स पर प्रभाव रहेगा। ये इसके कहने का मतलब, ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब। अगला ये लिखता है कि दो नाभिक के प्रभाव में रहता है, इसी में आ गया। अगला लिखता है परमाणु क्रमांक के परमाणु कक्षकों के सहयोग से। अब जितने परमाणु कक्षक सहयोग करेंगे, अगर दो परमाणु कक्षक सहयोग कर रहे हैं तो आणविक कक्षक भी दो ही बनेंगे, ठीक है। अगर दो परमाणु कक्षक सहयोग कर रहे हैं तो आणविक कक्षक भी दो ही बनेंगे। जैसे 1s है 1s है, अगर दो परमाणुओं के 1s कक्षक संयोग कर रहे हैं तो दो ही आणविक कक्षक भी बनेंगे। अभी हम देखेंगे आगे डायग्राम में। इसी प्रकार से p के कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। अगर एक परमाणु के 3 p कक्षक संयोग करेंगे, दूसरे परमाणु के भी 3 p कक्षक करेंगे, तो टोटल जो आणविक कक्षक बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे फिर, है ना। तो कितने बनेंगे, 6। तो जितने परमाणु कक्षक किसी परमाणु के संयोग करेंगे उतनी ही जो है वो आणविक कक्षकों का निर्माण भी होगा। ठीक हो गया। अगला ये कहते हैं कि बनने वाले कुल जितने भी आणविक कक्षक बनेंगे, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये थोड़ी नई बात, आपको नए शब्द भी इसमें थोड़े सीखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें ये क्या कहता है कि जितने आपके आणविक कक्षक बनेंगे, परमाणु के संयोग से जो आणविक कक्षक बनेंगे, तो वो आणविक कक्षकों में 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है ना। वो 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं। तो उन परमाणु कक्षकों के आधार पर जो 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ कक्षक तो उन परमाणु कक्षकों से भी कम ऊर्जा के बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम ये कह रहे थे कि ये ध्यान देने वाला थोड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसमें कुछ आपको नए शब्द भी मिलेंगे जो इसी थ्योरी में आपको मिलता है। वो क्या है कि जितने भी आणविक कक्षक बनेंगे, परमाणु कक्षकों से सहयोग करने के बाद में जितने भी आणविक कक्षक बनते हैं, तो वो आणविक कक्षक क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कक्षक कैसे हैं कि परमाणु कक्षकों से संयोग करके परमाणु कक्षकों की तुलना में जिनकी ऊर्जा कम होती है। अभी हम उसका डायग्राम देख करके आप समझेंगे। तो जिनकी ऊर्जा उनसे भी कम होती है उनको कहा जाता है आबंधी आणविक कक्षक, जिनको हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, है ना। वो और भी कम ऊर्जा के होते हैं, किसकी तुलना में, परमाणु कक्षकों की तुलना में। और दूसरे कक्षक ऐसे बनते हैं जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, तो उनको हम कहते हैं अनाबंधी आणविक कक्षक, यानी उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो 2 प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है ना। ये इसमें थोड़ी सी आपको नई बात मिलेगी अन्य थ्योरी की अपेक्षा। बाकी कुछ चीजें हो सकता है आपने कॉमन सी कुछ सुनी भी हो, लेकिन ये 2 शब्द आपको इसमें नए बनेंगे कि तो जितने भी परमाणु कक्षक संयोग करेंगे, उन परमाणु कक्षकों के संयोग करने से जो आणविक कक्षकों का निर्माण होगा, तो उन आणविक कक्षकों में 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं। एक जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम होती है, तो उसको हम कहते हैं आबंधी आणविक कक्षक, जो क्या होते हैं, उनकी ऊर्जा से कम वाले होते हैं। अंग्रेजी में उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं। और दूसरे जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से भी थोड़ी बढ़ करके होती है, उनको हम कहते हैं अनाबंधी आणविक कक्षक, जिनकी ऊर्जा जो है अंग्रेजी में उसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, उनकी ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक। अच्छा, अगला और लास्ट पॉइंट एक आता है, ये थोड़ा सा और ध्यान देने वाला है कि जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, है ना, जब आप क्या करेंगे, जब परमाणु कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षकों का निर्माण हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे कि जो परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहां भरना है, अब आपको आणविक कक्षकों में भरना है। तो आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरते समय आपने जो पहले कुछ नियम पढ़े हैं, आप उन्हीं नियमों के आधार पर उन इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। जैसे कौन से आपने भरे हैं, पहला आपने जैसे नियम पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को आप भरेंगे तो वहां पर आप अफबाउ का नियम लगाएंगे। अफबाउ का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाएंगे। पढ़ा ना सामने 1s2 2s2 2p6,
है ना। तो कम ऊर्जा वाले कक्षक से इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करेंगे। ये अबाव के नियम को आप फॉलो करेंगे यहां पर भी, जब आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। दूसरा क्या कहता है कि प्रचक्रण, प्रचक्रण के लिए हमने पाउली का नियम पढ़ा था। पाउली का नियम क्या कहता है कि कहीं पर अगर माना किसी कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका चक्रण क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है ना। एक यदि क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमकर। तो प्रचक्रण के लिए आप अबाव के नियम को फॉलो करेंगे, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण होगा, ठीक। ये दूसरा आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आपको जब आप इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन करेंगे, युग्मन के लिए हमने कौन सा नियम पढ़ा था, युग्मन के लिए हम हुम्स के नियम को फॉलो करते हैं, है ना। तो किसी भी कक्षक में जब आणविक कक्षक भी बन जाएंगे, एक से ज्यादा जब आणविक कक्षक आप बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन कब करेंगे आप, जब प्रत्येक आणविक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तब उसके बाद में युग्मन प्रारंभ होगा। मतलब पेयर अप वहां पर भी इसी प्रकार से बनेगा जैसे आप वहां पी में करते थे ना, P1 P2 P3 जब चला जाएगा तो जब P4 वाला आएगा तब पहले वाले से क्या बनाएगा, युग्मन करेगा। तो ये 3 नियम आपको यहां पर भी फॉलो करने हैं। कब, जब आप परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को कहां भरेंगे, आणविक कक्षकों में भरेंगे, ठीक हो गया। तो इतनी कुछ इसकी मूल बातें हैं जिनको हम आणविक कक्षकों का निर्माण करते समय, और जब हम एमओ डायग्राम बनाएंगे अभी आगे, अणुओं का जब डायग्राम बनाएंगे तो उस समय हम इन बातों को फॉलो करेंगे, ठीक हो गया। तो इनको आप थोड़ा सा समझ करके नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद में इसको मिटा करके अगली चीज को फिर इसमें आपको बताता हूं, ठीक। यहां तक आप नोट करें। अब देखिए कि जो आणविक कक्षक हमारे बनेंगे, आणविक कक्षकों की आकृति कैसी होती है, आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होगा। आणविक कक्षकों का निर्माण, इनका जो तरंग फलन होता है किसी भी कक्षक का, तो तरंग फलन के संयोजन और उसके अंतर से ही ये 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं, ठीक है। अगर संयोजन होगा तो आपका सिग्मा 1s बनेगा, और अगर उनका अंतर होगा तो उसके अंतरनाभिकी जहां पर स्थान है वहां पर अतिव्यापन करने से ही ये आणविक कक्षक बनते हैं। जैसे पहला हम इसके लिए देखते हैं कि अगर उनका दोनों का संयोजन होगा, ठीक है ना, अगर 2 1s ऑर्बिटल का ये तरंग फलन का संयोजन होता है इस प्रकार से, ये 1s कक्षक है, ये दूसरा 1s कक्षक है, इनका यदि संयोजन हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस दिख रहे हैं आपको एक तरफ को, तो ये 1s सिग्मा 1s कक्षक का निर्माण करेगा। और ये कौन सा कक्षक है, ये है आपका जिसको हम कहते हैं आबंधी कक्षक। कौन सा कक्षक है ये, आबंधी कक्षक। इसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आबंधी आणविक कक्षक, ठीक है ना। और दूसरा, जब इनके तरंग फलन क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, उनके अंतर हो जाएगा, तो फिर उस समय में क्या हो जाएगा, ये अंतर से, अंतर मतलब वह घटाने वाला जो प्रक्रम है, वहां पर से जब बनेगा, ये देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया ना, तो इस तरह का, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा स्टार 1s। इसको हम कहते हैं अनाबंधी आणविक कक्षक। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। तो 2 प्रकार के कक्षकों का निर्माण हो गया। आप समझ रहे हैं आप कि हमने थ्योरी में क्या कहा था कि जितने परमाणु कक्षक संयोग करेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 1s कक्षकों ने यहाँ पर भाग लिया हुआ है, ये दोनों 1s कक्षक है, दोनों 1s हैं। तो 2 1s कक्षक अगर परमाणु कक्षक संयोग करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपका ये सिग्मा 1s कक्षक बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s कक्षक बनेगा। जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे हम, तो डायग्राम मैंने वहां पे बना रखा, डायग्राम जब हम बनाएंगे, एमओ डायग्राम बनाएंगे, तो आप देखिए अगर किसी भी परमाणु के लिए, कोई भी परमाणु यदि आप लेंगे तो उस परमाणु का 1s कक्षक होगा, तो उसका एक, मैंने कहा ना परमाणु कक्षक की ऊर्जा से ऊपर को ऊर्जा बढ़ रही है, तो परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम ऊर्जा वाला जो कक्षक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आबंधी कक्षक कहते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये नीचे वाला है। दूसरा, इस परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से ऊपर वाला, अधिक ऊर्जा वाला जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं, अनाबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। तो इस प्रकार से बनेगा, है ना। अब ये हमने जैसे 1s के लिए बनाया ना, तो ऐसे ही किसके लिए बनेगा, 2s के लिए भी बनेगा, ठीक है ना। एक परमाणु का 2s यहां लग जाएगा, दूसरे परमाणु का 2s वहां लग जाएगा, तो एक 2s सिग्मा 2s नीचे बन जाएगा और दूसरा सिग्मा स्टार 2s ऊपर बन जाएगा,
ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होती है कब, जब अगर कोई 1s या 2s ये दोनों के लिए सेम बन जाएगा, 1s के लिए भी इसी प्रकार से बनेगा तो 2s के लिए भी इसी प्रकार की संरचना बन जाएगी। ठीक है, तो ये 1s वाले कक्षकों की संरचना है कि कैसे उसका बॉन्डिंग और कैसे उसका एंटी बॉन्डिंग कक्षक बनेगा। ठीक हो गया। अब हम p वाले की संरचना बनाएंगे। अब p कक्षकों में देखिए आप, p कक्षक, p हमारे 3 प्रकार के कक्षक हैं, px, py, pz। अब इसमें से यदि हम pz कक्षक को p अक्ष को क्या मान लें, अंतर आणविक अक्ष मानते हुए अगर हम इसका संयोजन और अंतर द्वारा संयोजन करते हैं तो हमको 2 प्रकार के कक्षक प्राप्त होते हैं। अगर हम pz का संयोजन करते हैं, माना 2pz का, तो ये पहला वाला देख रहे हैं आप, 2pz का संयोजन करते हैं तो हमको इस प्रकार से क्या मिलता है, सिग्मा 2pz। ये क्या नाम है, सिग्मा 2pz। और ये कौन सा बनेगा, ये हमारा आबंदी आणविक कक्षक बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए 1s 2s को छोड़ दिया, मैंने कहा था ना पहले ही कि जैसा 1s वाला बनेगा वैसा ही 2s वाला भी बनेगा। जैसे हमने 1s के बनाए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, तो वैसे ही 2s का भी बनेगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। तो इसलिए अब हम किस में आ गए, 2p में आ गए। ठीक, तो 2pz वाला अगर संयोजन करेगा तो वो पहला तो बनाएगा सिग्मा 2pz। ठीक, ये कौन सा बन गया, कम ऊर्जा वाला जिसको हम कहते हैं। और ये कैसा बनेगा, इसको हमने कहा है आबंधी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा, अगर ये अंतर द्वारा संयोजन करता है माना, तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में ये बनाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2pz का एंटी बॉन्डिंग। तो 2pz का जो एंटी बॉन्डिंग होता है ना, उसको हम किससे दिखाते हैं, स्टार के द्वारा दिखाते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, स्टार 2pz। ठीक, इसको हम कहते हैं अनाबंधी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कब है कि जब हम zx को क्या मान लेंगे, अंतर आणविक अक्ष मानते हुए यदि हम दिखाते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपने देखा होगा ना, जैसे सिग्मा बॉन्ड हमने बनाया तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में भी जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड इसी प्रकार से 2p कक्षकों के आधार पर बनता है। बाकी जो 2p हैं वो क्या करते हैं, ये किस तरह की ओवरलैपिंग है, ये हेड टू हेड वाली ओवरलैपिंग है ना, हेड टू हेड जिसको हम ओवरलैपिंग करते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन है। तो बाकी जो 2p कक्षक है वो क्या करेंगे, ऐसे साइड वाइज वाली ओवरलैपिंग करते हैं, है ना, जो पाई बॉन्ड के बनाने में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के 2pz वाला जो कॉम्बिनेशन करेगा वो इस प्रकार से 2 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षकों का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम अगले वाले 2p को देखते हैं। अब आगे देखें कि हमने z का तो बना दिया, अब क्या बचे हमारे पास px और py। ठीक है, px और py के लिए भी इसी प्रकार से बनेगा, चाहे आप px को ले लें या py को ले लें, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक, ऐसे लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं दोनों। ठीक, तो उनको यदि उनका योग द्वारा संयोजन करेंगे आप, तो यहाँ पर चाहे आप 2px ले लें या 2py, मतलब 2 लेने पड़ेंगे आपको, दो 2px ले लें या दोनों 2py ले लें, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो क्या बनेगा, या तो पाई 2px बनेगा, यदि आप 2px लेंगे तो ये पाई 2px बनेंगे, दोनों पाई 2px बनेंगे। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, पाई 2px को आबंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, आबंधी आणविक कक्षक है ना, या उसको बॉन्डिंग ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। दूसरा, यदि अंतर द्वारा संयोजन होगा इन्हीं का, 2px का या 2py का, यानी 2 2px लेंगे या 2 2py लेंगे, वो यदि इस तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं तो इस प्रकार से आपका जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाले कक्षक बन जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम लगाते हैं स्टार, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py। ठीक, तो ये 2 प्रकार के आपके ये अनाबंधी आणविक ऑर्बिटल, आणविक कक्षक बन जाएंगे, या इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ठीक है ना, तो एस कक्षक का हमने देख लिया और पी कक्षक का देख लिया कि कितने प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है। अब इसको हम ये देख रहे हैं कि जो निचली कम ऊर्जा वाले कक्षक हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आबंधी कक्षक कहते हैं, उनको हम सिंपल तरीके से सिग्मा लिख रहे हैं या पाई लिख रहे हैं। मतलब पी कक्षकों के लिए पाई का शब्द आ रहा है इसमें, और एस कक्षक के लिए सिग्मा आ रहा है। और जो अनाबंधी हैं, यानी इसको हम एंटी बॉन्डिंग कर रहे हैं, उसके लिए क्या लगा रहे हैं हम, एक चीज और इसमें लगा रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार, है ना। अगर सिग्मा है उसी का अगर एंटी बॉन्डिंग है तो इसको स्टार लगा देते हैं, पाई है उसका एंटी बॉन्डिंग है तो उसके लिए भी हम स्टार को लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणुवीय कक्षकों से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में
इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। ठीक, अब हम इसमें कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं और इससे क्या हमको और चीजें पता चलती हैं, किसी हम अणु की जब संरचना बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, उसको हम आगे इसमें देखते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अगली चीज जो आती है इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली, वो क्या है कि जब हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे, अभी आप आगे एमओ डायग्राम इसका बनाएंगे, तो एमओ डायग्राम बनाने के बाद में आपको उस एमओ डायग्राम के आधार पर हमको क्या निकालना पड़ता है, ये बंद क्रम निकालना पड़ता है। इसको अंग्रेजी हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालते हैं, जैसे आपने अभी देखा कि हमने दो प्रकार के इसमें आणविक कक्षक बनाए हैं। एक हमने बनाया आबंधी आणविक कक्षक जो नीचे बनेगा, जैसे हमने शुरू में एक डायग्राम बनाया था, और दूसरा हमने बनाया अनाबंधी आणविक कक्षक जो ऊपर वाले हैं। तो आपको उनमें इलेक्ट्रॉन्स को गिनना होता है ना, आगे हम बनाएंगे डायग्राम में। तो उसके आधार पर क्या होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिनेंगे आप माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिनेंगे बट्टा 2 कर देंगे, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। अब ये बॉन्ड ऑर्डर का क्या एप्लीकेशन है, माना यदि बॉन्ड ऑर्डर आता है एक, दो परमाणु के बीच में यदि बॉन्ड ऑर्डर आया, माना कोई दो परमाणु है, हमने एक परमाणु लिया, दूसरा ए परमाणु लिया, ठीक है, और इन दोनों के बनने से क्या बन गया, A2 नाम का कोई अणु बना दिया। ठीक है ना, ए परमाणु लिया, दूसरा भी ए परमाणु लिया, और उन दोनों ए परमाणु से मिलकर के हमने A2 अणु बना दिया और उसका एमओ डायग्राम बनाया। और एमओ डायग्राम बनाने के बाद यदि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड से ये दोनों अणु आपस में जुड़े होंगे। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या दिखाता है, बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है हमको कि वो दोनों परमाणु किस बॉन्ड से आपस में जुड़े होंगे। अब हम जानते हैं कि बॉन्ड देखिए 3 ही प्रकार के होते हैं ना, एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, दूसरा डबल बॉन्ड होता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो ये 3 ही प्रकार का बॉन्ड है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो अणु सिंगल बॉन्ड से बना होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। यदि बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है किसी का, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड जुड़ा होगा। और यदि बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है तो इसका मतलब है कि अणु आपस में किससे जुड़े होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक हो गया, यही तो बात है कि अगर ये संख्या माना ये आती है तो इसके अलावा तो कोई बॉन्ड होता नहीं ना, है तो सिंगल होगा या डबल होगा, ट्रिपल होगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा यदि ये वैल्यू माना कोई फ्रैक्शनल आ जाती, कहने का मतलब है कि यदि 1.5 आ जाए, तो 1.5 आएगा तो फिर 1.5 का कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब अणु कैसा होगा, वो जो यौगिक बनेगा, जो अणु बनेगा, वो कैसा होगा, फिर अस्थायी होगा या फिर नहीं बनेगा। और यदि कहीं पे 0 आ जाता है, कहीं पर घटाने के बाद में और इसका भाग देने में यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो अणु फिर बनेगा नहीं या वो एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ रहे आप, तो ये इसका मतलब है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर से ही आपको ये पता चलेगा क्या वो अणु बनने वाला है या बनेगा या नहीं बनेगा, या एग्जिस्ट करता होगा कि नहीं करता होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर की ये वैल्यू है। तो इस प्रकार से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। बंद क्रम बराबर आबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या को आपको गिनना है सावधानी से, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या को गिनना है और उसको 2 से भाग दे देना है। यहां पर भी इसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 कर देंगे, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाए।